बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल तेज़ हो चुका है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ एक टॉप सिटी केस है। टॉप सिटी केस की आखिरी समाअत जो हुई थी वो 9 नवंबर 2023 में हुई थी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था और 3 रुकनी बेंच ने मोइज़ अहमद खान जो टॉप सिटी के मालिक हैं उनकी तरफ से दी गई दरख्वास्त के ऊपर समाअत करते हुए पहले तो भाई ये बात की कि साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार साहब ने जो इन चैम्बर समाअत की थी वो गैर आइनी थी, और फिर मोइज़ अहमद खान को ये कहा गया कि ये मुतल्लिका फ़ॉरम नहीं है और अगर आपने इस ज़मीन के अंदर मज़ीद कार्रवाई करनी है तो आप वज़ारत दिफ़ा से रुजू कर सकते हैं। वज़ारत दिफ़ा से बाद में रुजू किया गया। वज़ारत दिफ़ा की इमा के ऊपर एक कमेटी तश्कील दी गई और मेजर जनरल रैंक के एक ऑफिसर जो थे वो उसकी सरबराही कर रहे थे, और अब तक की तहकीकात के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो इक़दामात उन्होंने उठाए वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करने पे उठाए, जिसमें आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल थी, और अब बाकायदा तौर पे उन्हें गिरफ्तार करके तहकीकात के दायरे को वसी कर दिया गया है। अब मौजूदा सियासी मंजरनामे को अगर देखा जाए तो सियासी मंजरनामे में इस वक्त आज की डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 जो लोग थे जो 79, 81 और उसके साथ 154 ये जो हल्के थे कौमी असम्बली के, उनके केस जारी थे। लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा गिनती का जो फैसला था उसको कलअदम करार देते हुए जो 3 आज़ाद उम्मीदवार थे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हिमायत हासिल थी उनके नोटिफिकेशन को बरकरार रखा। दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में फैसले के दौरान 3 रुकनी बेंच था जिसमें नईम अख्तर अफगान शामिल थे, जस्टिस अकील अब्बासी शामिल थे और जस्टिस काजी फायज़ ईसा शामिल थे। 2-1 की अक्सरियत से यह फैसला आया और 2-1 की अक्सरियत से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने इस ज़मन के अंदर यह भी रिमार्क्स दिए, फैसले के अंदर भी यह लिखा कि कुछ जजेस साहिबान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों के बारे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं जो तज़हीक के काबिल होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उसके तमाम मेंबर्स जो हैं वो काबिल एहतराम हैं। जबकि जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इख्तलाफी नोट के अंदर यह बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार तब खत्म हो जाता है जब इलेक्शन हो जाते हैं। इलेक्शन होने के बाद उसके नताइज के बारे में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ही होते हैं जिन्होंने फैसला करना होता है। तो उन्होंने इस फैसले में इख्तलाफ रखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि आज कानूनी कत्ल हुआ है। ये फैसला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो दिया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले की नफ़ी की है और इस ज़मन के अंदर वो अपील में जाने वाले हैं। और फिर उन्होंने ये भी मुतालिबा किया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर हमारे जो दीगर केसेस लगे हुए हैं जो हमारी तरफ से हैं उनको भी सुन लीजिए, उन पर भी फैसला दे दीजिए। अभी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरफ को है कि जब टेक्नोक्रेट्स के आने की बाज़ सुनाई दे रही है, ये महीना जो है तहरीक के लिहाज से, सियासी अमल के लिहाज से और इक़दामात के लिहाज से किस हद तक अहम है, इसी भी बात करेंगे। राना साहब की तरफ पढ़ते हैं। खुद एहतसाबी का अमल, क्योंकि माजी में हमने ये देखा कि कोर्ट मार्शल जो है बहुत सारे लोगों का होता रहा है, बहुत सारे ऑफिसर्स का होता रहा, लेकिन ये पहली बार देखने में आया कि फ़ौज के अंदर बगावत या फिर पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनको सिक्रेसी को किसी और के साथ शेयर करना, इसके ऊपर ज़्यादातर कोर्ट मार्शल होते रहे। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर किसी ने इंटरवीन किया हो तो उस पर कोर्ट मार्शल हुआ। ये खुद एहतसाबी का अमल अगर इसका दायरा वसी हुआ तो फिर पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जो है उसकी बेहतरी के इम्कानात क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें यासर बैक बड़ी क्लियर और साफ बात है। आज का दिन इस चीज़ हवाले से बड़ा अहम दिन है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मोहतरम अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ है कि जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि कोई शख्स भी जो है जो गलत करेगा वो नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ये जो एक बात कही जाती थी आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आप अगर एक अदारे में हैं, आप साबिक भी हो गए हैं, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये अमल ख़त्म हो जाएगा और इस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब बहुत से और भी पकड़े जाएंगे। जिन्होंने कहते हैं ना सब फरे जाएंगे, लेकिन उन सब नहीं मैं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से पकड़े जाएंगे और बहुत सी गिरफ्तारियाँ आएंगी। इसमें चूँकि ये एक ऐसा मामला है जिस पे हमें सारी तफसील ISPR से जानी है,
हम अपने ताई कुछ कर भी नहीं, बात भी नहीं कह सकते। मैंने एक दिन एक प्रोग्राम में याद होगा इशारा किया था कि एक बड़ी शख्सियत है जिसके पेमेंट लेकर कोई भाग गया और उसने बरतानिया में कोई बड़ी अच्छी जगह पे फ्लैट लिया, याद है मैंने एक प्रोग्राम में कहा था। तो वो भी सारे चीज़ें किसी तरफ जाएंगी, तो मैंने इशारतन का किया था और सुनने में आया कि वो भी किसी तरफ जा रही हैं। अब आपने बात की है कि सियासी मौसम तब्दील हो रहा है। सियासी मौसम तब्दील नहीं हो रहा, सियासी मौसम तब्दील हो चुके हैं। यासिर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो एक आज फैसला हुआ है जिस पे मुस्लिम लीग नून बड़े खुशियां मना रही है, जिस पे मुस्लिम लीग नून बड़ी लड्डू तकसीम कर रही है, मिठाई कर रही है। अक्सर जब ये मिठाइयाँ तकसीम करते हैं ना, उसके बाद मिठाइयाँ उल्टी पड़ जाती हैं। इस फैसले पर अगर फौरी अमल दरामद हो गया, अगर फौरी नोटिफिकेशन जारी हो गया, अमल दरामद अगर इस फैसले पे होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल होगा। यासिर साहब, इस बात को ज़हन में रखिएगा, ये फैसला 2-1 से है जी। ये फैसला 3 मुत्तफिक का फैसला नहीं है। 5-8-3 का फर्क था, 11-13-2 का फर्क था, 11-2 सॉरी, ठीक है। ये ज़हन में रख लीजिएगा एक बात को। अगर इलेक्शन कमीशन इस पर फौरी अमल दरामद कर देता है, इलेक्शन कमीशन फौरी इस पे जाता है, तो फिर आप इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि फिर वो बात जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कही है उस पर भी अमल होगा। राणा साहब, क्या पैगाम जो है पैगाम है नहीं, हुकूमत ने इस पैगाम को संजीदा लिया? हुकूमत संजीदा ले या ना ले, हुकूमत संजीदा ले या ना ले, दोनों तरफ से हुकूमत मरेगी, दोनों तरफ से हुकूमत फंसेगी। मैं तो आपको बड़ा कह रहा हूं, आज का जो फैसला है ये हुकूमत के गले की घंटी बन जाएगा। हालांकि आज का फैसला रिटर्न होगा, ले मैं आपको एडवांस बता देता हूं। आप एक कानून को देखें यासिर साहब, जो फैसलों के बाद कानून पे बात की जा सकती है ना जी। सुप्रीम कोर्ट में आप फैसला आने से पहले जब इलेक्शन हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रिब्यूनल बनाने के हुक्म देता है, जो तमाम हाई कोर्ट्स ने ट्रिब्यूनल बनाने हैं। अगर वो नहीं होते तो रिटायर्ड जजेस को, जिस तरह उन्होंने कहा था हम रख लेंगे, उनके पास क्या केस जाना होता, उनके पास कोई फौजदारी केस नहीं जाना, उनके पास कोई सिविल केस नहीं जाना, उनके पास इलेक्शन का केस जाना है। और इलेक्शन के केस में क्या चीज़ें जानी है, इलेक्शन के केस में वाज़े तौर पर उनके पास जो चीज़ें जानी है वो ये होंगी कि जनाब इन इंतखाबात में एक इल्ज़ाम लगाता जनाब मैं जीता हूँ, दूसरा कहता नहीं जनाब मैं जीता हूँ, इंतखाबात गलत हुए हैं, धांधली हुई है, मेरे पास ये सबूत है, या मेरी गिनती दोबारा की जाए, मेरे पास ये चीज़ें हैं, यही है ना जी। वहाँ से फैसला होता है कि जनाब इसको करना है या नहीं करना। इसके अलावा अगर आप इलेक्शन कमीशन को जाके एप्लीकेशन देते हैं तो इलेक्शन कमीशन उसे वाज़े तौर पे कहता है कि जनाब जाएं, ये फैसला आपने हमसे नहीं करवाना, ट्रिब्यूनल बन गया वहां पे जाएं। जिसके एक जिंदा मिसाल आपके पास मौजूद है कि 400 वोटों का फर्क है सिर्फ चेयरमैन सेनेट जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब का, 400 वोटों का फर्क है ना। वो इलेक्शन कमीशन तक के फैसला ट्रिब्यूनल करेगा, ओके जी। उसके बाद आप आ जाए, बेइंतहा फैसले ऐसे हैं जो ट्रिब्यूनल में चले गए कि जनाब वहां से फैसले हो, अभी पेंडिंग है, सारे पेंडिंग पड़े हैं। अब ये फैसला भी वहीं से होना है, ये फैसला नहीं कोर्ट कर सकता, ये फैसला किसी सूरत में ये नहीं हो सकता। चले मान ले उनके पास कानून है, उन्होंने कानून के मुताबिक उन्होंने वो फैसला कर दिया। अब ये 3 रुकनी बेंच है, 2-1 से इसका फैसला आया है। अब इसको नजरसानी अपील में वो चले जाएंगे। अगर ये नजरसानी अपील 6 माह लेट लगती है तो ये मुमकिन नहीं है। आप ज़हन में रखिएगा, टाइम बड़ा थोड़ा है, नजरसानी अपील लगनी है। मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आई, कितनी तेजियां हैं। अब ये 3 जो लोग बहाल किए गए हैं, या ये 3 लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है या होगा, तो फिर उन लोगों का जिसका फैसला फुल बेंच ने किया है, जिसकी समाअत रोजाना लाइव दिखाई गई है, जिसके एक रिमार्क्स लिखे गए हैं, जिसके एक रिमार्क्स में ये चीज़ें कही गई हैं, हमने तो नहीं कही, यह मेरे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह की है, यही कहा था ना जी। तो हम तो नहीं बुरा कह रहे, अब आम आदमी तो नहीं कि इस बात को कह रहा, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम तो अपनी सुप्रीम कोर्ट को इतना सलूट करके कहेंगे जनाब आपने फैसला दिया था।
तो अब देखना तो यह है कि 13 रुकनी बेंच के जो फैसला आया है, जो उसका फैसला अक्सरियती फैसला है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर अमल दरामद करने में देर करता है, उस फैसले के खिलाफ पटिशन में चला जाता है, उस फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील में चला जाता है, और इस फैसले को अगर फौरी मान लेता है तो घबराओ ना, फंसना मुस्लिम लीग नून ने में 3 लेके 73 देने पैने ने। यासर साहब 3 लेकर 73 देने पड़ रहे, आप जरा इंतजार तो कीजिएगा। साहब मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था, मैंने कहा शायद कोई आगे वफाकी वजीर ये कह दें कि एक इख्तलाफी नोट मंजर आम पे आ चुका है, तो उसी इख्तलाफी नोट की बुनियाद के ऊपर प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर हम एक बिल जमा करवा रहे हैं और ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला से उसे पास करवा के सदर के दस्तखत होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने इख्तलाफी नोट लिखा हुआ। मैं तो इसका इंतजार कर रहा था। बात यह है कि नहीं कहेंगे ना वो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आज वो खुश हैं, लेकिन ये खुशी थोड़े देर के लिए होगी, बहुत थोड़ी देर के लिए। हमने अपने प्रोग्राम में कहा था अगस्त और सितंबर, उसके बाद सर आपके सामने आ जाएगा। अगस्त और सितंबर आप देख लीजिएगा, बड़े अहम तरीन दिन शुरू हो चुके हैं। बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, बड़ी रिहाइयां भी हो सकती हैं, बड़े बुर्ज उल्ट भी सकते हैं, बड़े सियासी परिंदे जो हैं अपने घोंसले छोड़ के भी जा सकते हैं। आज बहुत देर बाद शेर शीर साहब गरजे बरसे हैं, आज बहुत देर बाद शेर शीर साहब ने बड़ी तगड़ी गुफ्तगू की है। ये जो आपको गिरफ्तारी है, इसके मतलब तो ये भी सुनने में आया कि ये गिरफ्तारी गुज़श्ता रात हो चुकी थी। ये बहुत सी चीज़ें सुनने में आ रही हैं, जब भी जो भी वो उसको मैं कह रहा हूँ कि इसकी सारी तफसील तो बज़ाहिर इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की तरफ से जो एलामिया जारी होता है वो एक थोड़े से वक्फे के बाद जारी होता है, फौरी तौर पे नहीं होता। हाँ जी, वही इस पे देंगे, इस पे तो हम बात ही नहीं करते ना। लेकिन राना साहब आप मजीद इस पे बात करें। राना साहब, अब एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है उसमें आज की गिरफ्तारी का शाखसाना है या फिर इनका मुस्तकबिल कुछ और तरह का? इनका मुस्तकबिल कुछ और है। इस पे मुझे नहीं समझ आई कि कोई FIR दर्ज हुई है, कोई पीका एक्ट लगा कोई पीका एक्ट नहीं, कोई हद के इज्जत का दावा हुआ है नहीं। क्या किसी तरफ से प्रेस रिलीज आई है कि इस शख्स ने ये बात क्या कही? चलें इसका मुआसना कर लेते हैं ना। जनाब एहसन इकबाल साहब, 2 साल से तो आपकी हुकूमत है, 2 साल हो गया ना जी, तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। इमरान खान के दौर में आटा कितने का किलो था, आपके दौर में कितने का किलो है? इमरान खान के दौर में मुर्गी क्या भाव थी, आप मुर्गी का क्या भाव है? इमरान खान के दौर में डॉलर कितने का था, अब डॉलर कितने का है? इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत क्या थी, अब पेट्रोल की कीमत क्या है? इमरान खान के दौर में इंडस्ट्री कितनी चलती थी, अब इंडस्ट्री क्या चल रही है? इमरान खान के दौर में मुआशी हालात क्या थे, अब मुआशी हालात क्या है? इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की मदद के लिए पाकिस्तान एक कोरोना जैसे एक ऐसे मर्ज जिसने पूरी दुनिया को डिबो दिया, उसमें भी पाकिस्तान में वो चीज भी बिक गई, जो ना बिकने वाली थी। तो पिछले 10 सालों में नहीं बिकी। तो आपने क्या किया? अब इस वक्त में आपने क्या किया? मैं आज खोल देती है ना यासर साहब, अगर आप इजाजत है, बुरा होना है। जी जी जी, बुरा तो नहीं बनाएंगे ना? मुझ पे क्या डर लगता है ना मुझे यार आपसे। मेरी बुरा तो नहीं बनाएंगे? मेरी रिश्तेदारी। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त जो बांग्लादेश में हालात है, दुनिया में बेहतरीन ट्रेड बांग्लादेश कर रहा था, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बांग्लादेश मुंतकिल हो गई थी, पूरी दुनिया में ऑर्डर बांग्लादेश से जाते थे। अब उसके बाद है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान ने वो ऑर्डर पिक कर लिए? क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने, क्या पाकिस्तान के सियासतदानों ने, क्या पाकिस्तान के विजन रखने वाले वज़रा ने क्या इसको कैच किया? क्या वो उस इंडस्ट्री को अपने कब्जे में किया? क्या वो मिलने वाले इंटरनेशनल ऑर्डर जिससे पाकिस्तान की मौशियत खड़ी हो सकती है, जिससे पाकिस्तान की मौशियत चल सकती है, जिससे बंद इंडस्ट्री जो है वो उसमें खुशहाली आ सकती है, जिससे मजदूर को नौकरी मिल सकती है, मजदूर के बच्चे खुशहाल हो सकते हैं, क्या किया? सब उसके आप फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं। उसके लिए हालांकि फैसलाबाद से आपका तल्लक है, मुझे बताएं कि फैसलाबाद से तल्लक, आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री बहुत खुशहाल है वहाँ पे तो बांग्लादेश अभी तक संभला नहीं, और आपने कमाया क्या उससे? उसके लिए आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, धागे की इंपोर्ट के ऊपर टैक्स उठाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स उठाना पड़ेगा, जिससे उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन जो है उसमें कमी वाकई होगी, तो तभी ऑर्डर्स आएंगे ना। अब जो ऑर्डर बांग्लादेश जो है मिसाल के तौर पे 800 रुपए कपड़े में दे रहा है, आप 1200 रुपए की कॉस्ट उसकी कर रहे हैं, और फिर जब जाके आप 1600 में बेचेंगे, कौन खरीदेगा आपसे? बात ये नहीं है या सर, जब पता था आपको कि एक इंडस्ट्री एक जगह से बंद हो गई है और दूसरी जगह से जाना ही जाना है माल,
मार्केट है ना। उस वक्त सब्सिडाइज किया गया ना राणा साहब, सारे रेट नीचे गिराए गए जिसकी वजह से वो ऑर्डर आपको मिले, क्योंकि खत्ते में उस रेट पे कोई ऑर्डर नहीं बना रहा था। तो कर देते ना, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि विजन आपका है 2046 तक आपने जाना है, 2052 तक के आपने हमें मकरूज करके रखा हुआ है IPBs के हाथों, और 2046 तक आपका विजन है, और विजन 46 तक है। 40 दिनों का आपके पास हिसाब नहीं है। कभी आप कह देते हैं इस महीने तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, कभी आप कह देते हैं फौजियों ने, जर्नैलों ने किसी ने बेड़ा गर्क नहीं किया। बेड़ा गर्क सियासतदानों ने किया है जो पाकिस्तान से बाइट बसेरा रखते हैं। बेड़ा गर्क उन लोगों ने किया है जिनकी औलादें पाकिस्तान से बाइट बैठकर खरबों रुपए कमा रही हैं। आपने कभी पूछा कि वो कौन लोग थे जिनकी जायदादें दुबई में है? पूछा? इन्होंने तोशाखाना की घड़ी की कीमत लगाने के लिए दुबई से बंदा तो ढूंढ लिया जिससे सही नहीं कर सके, और जिन लोगों ने वहां पे दुबई में अपनी जायदादें बनाई, क्या मैं दुबई का उसमें कोई कसूर नहीं, कसूर इनका है, इनकी पॉलिसियों का है कि लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ये सियासत करते हैं यार। इनकी गुफ्तगू आप सुन लेना, कमाल की गुफ्तगू। राणा साहब, इसका जवाब ये हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, इसका जवाब आप और मैं तो इतना नहीं दे सकते तफसीलन। इनके पुराने रफ़ीक दे सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो रफ़ीक रहे, इनके अच्छे खासे दोस्त रहे, अभी भी वो मशवरे देते हैं। बात यह है कि इनके जितने अपने थे, महमूद अचकज़ई किन के थे? महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल किन के थे? करीबी रुफ़का में से इनके थे ना, इनके रुफ़का थे ना। सारे क्या कह रहे हैं? ये सारी बातें हो रही हैं, ये सारा कुछ चल रहा है। मैं तो फिर यही बात कहता हूँ, मुझे ये तो कुछ साबित कर दे, किसी एक शख्स से कि मुझे ये बात साबित कर दें कि इन्होंने कोई 1-2 साल में ऐसा काम किया जो इस पाकिस्तान की मौशियत के लिए हो, और जितना तुमने IPBs को पैसा दिया उससे आधे पैसे में अगर तुम चाहते तो पाकिस्तान के अंदर डैम बन सकते थे और पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन चीजें हो सकती थी। कल मैंने लाहौर की कुछ सड़कें देखी यासर साहब, मैं हैरान रह गया, वो सड़कें दोबारा बन रही थी। मैंने कहा जी कब बनी थी? उसने कहा ये 1 साल नहीं हुआ। मैं कहा अब क्या हो गया? उसने कहा फिर दोबारा बन रही है। मैं कहा हुआ क्या? कहते ही खालिया बारिशों ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कहा फिर तो भला हो उस ठेकेदार का, भला हो उसको ठेकेदार को देने वाले का, भला हो ये सारे मामलात का। यही तो चल रहा है। तो जिस मुल्क के अंदर ये, मैं आपको कह रहा हूँ सब्र कर ले थोड़ा सा, अब तो बहुत से लोगों का सामान बन चुका है। अब तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल टिकटें भी बुक करवा चुके हैं। ये आपको बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूँ, आपको नजर आ जाएगा। बज़ाहिर जो चीज़ें नजर आ रही हैं वो है नहीं, और जो नजर नहीं आ रही ना वो नजर आना शुरू हो जाएंगी। टाइम ज्यादा नहीं है, टाइम बहुत थोड़ा है, इस टाइम में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। इन्होंने करना क्या है मुझे बता देना। मैंने तो उस दिन आपसे कहा था कि किसी ने भी कुछ नहीं करना, सब कुछ सिर्फ उसी तरह चलेगा जिस तरह चल रहा है, इसी तरह होगा। मुझे बता दें, मैं तो अब 1 महीने बाद पूछूंगा जमात इस्लामी वाले अपने भाइयों से कि जनाब 1 महीना हो गया है तो मेरे घर का बिल फिर वही आया है, तो हूं दसो उनकी करना है, ठीक है ना। ये सब एक अवाम को, कैसर शरीफ साहब को इस मामले में लेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन उनके भाई फौत में अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, मगफरत फरमाए, उनकी लवाहिकीन को भी सब्र जमील अता फरमाए। और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा जब महवे गुफ्तगू होंगे तो उस वक्त हालात तब्दील हो चुके होंगे। राणा साहब, मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि शेख रशीद साहब जो गर्जे बस हैं, की क्या पहले हालात तब्दील हो चुके होंगे? तब्दील आप खुद कह रहे हैं हालात तब्दील हो जाए? नहीं नहीं, आपने कौन से हालात तब्दील होंगे? हालात तब्दील होना मुस्बत में या मनफी में वो हुक्मरानों के तब्दील होंगे या अवाम के होंगे? पहले ये मुझे नहीं, मैं तो बीज पैराई के अंदर बात कर रहा हूँ। बैलेंस और देख रही है, मुतनासिब जानना चाहती है हालात किसके ठीक होंगे, हुक्मरानों के? सर मैंने तो ये कहा कि हालात बदलेंगे। ये अब किसके तब्दील होते हैं ये वक्त बता देगा। अवाम के नहीं होते जी। मेरा सवाल मैं एडवांस बता दूं, अवाम के कोई हालात तब्दील। शेख रशीद साहब जो बात कर रहे हैं वो सियासी बसीरत के मुताबिक पेशीन गोई कर रहे हैं या फिर सियासी रवाबित के मुताबिक पेशीन गोई कर रहे हैं? बात मैं आपको एक बता दूं, ये जो बात अब शेख रशीद साहब कर रही है, बात काफ़ी अरसे से चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं पहले, तो कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ है। जब बादल हो ना तो सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ बादल है, फिर बारिश भी होती है, और जो बारिश की बूंदें हैं ना, किसी जगह पे पानी खड़ा हो जाता है और किसी जगह पे जहाँ पे सब्ज़ा नहीं उगता ना वहाँ पे सब्ज़ा भी उग जाता है। लेकिन बारिश का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो अब बारिश होने वाली है। अच्छा राणा साहब, क्या समझते हैं कि जब बारिश होने वाली है और पता है कि कुछ ना कुछ मलिया मेट हो जाएगा, तो ऐसी सूरत हाल में सिंध में तब्दीली के हवाले से वफाकी हुकूमत क्यों कोशा थी कि MKM ने धमकाया, पीछे हट गई? भैया आपके पल्ले कुछ नहीं है ना,
आप गौर करें, आपके पल्ले है ही कुछ नहीं। आपको पता है कि मुझसे 5 लोग नाराज हो गए तो मैं तो गया। तो ये उस वक्त नहीं मनतिक आई कि जब वो कोशिश कर रहे थे? उस वक्त ये था कि जनाब पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ है, फलाह भी हमारे साथ है। आप गौर करें, मैंने यहाँ पे कहा था पीपल्स पार्टी इनको सितंबर में छोड़ेगी। आज भी मैं प्रोग्राम में कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी सितंबर में इन्हें छोड़ेगी। पीपल्स पार्टी एमकेएम से मिली, वैसे तो एमकेएम में पीपल्स पार्टी की आपस में बनती नहीं, और सदर पाकिस्तान ने कहा कि जनाब फिक्र ना करें, यही कहा ना। कितने गया बशीर मेमन, कहाँ गया बाकी सारा मामला? वो तो आगे खुद उसकी तरदीद करना पड़ी कि नहीं हम तो ऐसी कोई तब्दीली नहीं चाह रहे। तो फिर पहले वो खबर चलवाई किसने थी? टेस्टर लगाने को भाईजान वो खबर हुकूमती शख्सियत ने चलवाई थी, अहम तरीन हुकूमती शख्सियत ने खबर चलाई थी। वो खबर जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आई थी सबको पता है किस तरीके से फीड किया गया। तो चला दे खबर जी, ये खबर है अगो पे आज ना इनके साथ वही हुई है, पाबंदी ला दो, पाबंदी ला दो, पाबंदी ला दो। अगो पै गया गम नहीं लानी, नहीं लानी तो मजाक किया भी कैसे उनका भी ना कही एक पाबंदी ला दे, सरकार भी हक नहीं है। ये साहब है इनका। आप कहते हैं यार ये बड़े बड़े बड़ी बड़ी सीधी और सादा सी बात है यासर साहब, इनके पल्ले जब कुछ होगा ना, जब इनके पल्ले कुछ होगा तो फिर आप बात की। यही साहब है, अरशद और जित गया है तो मुबारकबाद भी ली जान डे, अंदाजा लगा लें यार आप। और मैंने एक बंदे से पूछा मुस्लिम लीग के एमपीए से, मैं कहा यार मुझे एक बात बता दें, क्या वज़ीर आज़म सोते बैठते उठते खाते पीते कैमरामैन सामने रखते हैं? कहता नहीं की गल कर रहे हो। मैं कहा कोई निजी महफल होती है जिसमें गुफ्तगू कैमरामैन सामने होता है? कहता नहीं। मैं कहा कोई टीवी देख रहे होते हैं कैमरामैन सामने होता है? कहता नहीं। मैं कहा कोई ऐसी सिस्टम जिस वक्त हो? उन्होंने कहा नहीं यार की गल कर रहे हो, सिर्फ कैमरामैन का एक महसूस टाइम होता है कि ये मीटिंग तकरीबात में मैं क्यों सदके जावा वो केड़ा कैमरामैन से टीवी देख रहे मेरे वज़ीर आज़म साहब, ठीक है, और वो कैमरामैन सामने से जैसे ही उन्होंने इंज किया और आने मशहूर साहब ने खुशामद दी, कमाल की थी, और जनाबों ने वीडियो बनाई थी। यार ये देखें यार, इनके पास तो अकल नाम की यासर साहब चीज़ कोई नहीं है। और ऊपर से देखें यूट्यूब पे रिवर्स करके ऊपर से देख के हुआ क्या इनके साथ। आपने वो फुटेज देखी है? कौन सी? नहीं तो अभी चला देते हैं। कौन सी? वो जब बेचारा मियाँ चन्नू गया तो झंडे किसके थे? झंडे किसके थे? लेकिन राजा साहब खेल को पॉलिटिसाइज नहीं, मैं नहीं कह रहा, दोनों तरफ से कोशिश नहीं दोनों तरफ से की गई ना, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ चिट्टा नहीं दी की लोड़ सी। फिर फोन ये वीडियो चलाने की क्या जरूरत थी? जब मैं आपको फोन कर रहा था वज़ीर आज़म साहब मेरे पास थे, ये क्या जरूरत थी मुझे बताएं ना। लेकिन राजा साहब आपको वो पाकिस्तान जीता है यार। हाँ जी, वो पाकिस्तान जीता है या पार्टी नहीं जीती, पार्टी नहीं जीती, पाकिस्तान जीता है, और ये जीत पाकिस्तान की है। और यहाँ पर आप समझते हैं कि शायद पता नहीं किसी और की है। वो जिसने जैवलिन लेके दी थी ना, उसने तो एक बार नहीं अभी तक बोला, एक बार भी। जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे अली तरीन ने बाकायदा तौर पे जैवलिन खरीद के दी, उसने तो एक बार नहीं बोला। यार वो अच्छा लड़का है, तज़किरा भी नहीं किया उसने। मैं कहना कमाल का है वो। वो लोग किसी पे एहसान करते नहीं। सियासी इख्तिलाफ उससे 100 दर्जे हो सकता आपको, लेकिन वो बच्चा लड़का तरीन जो है वो बड़ा अच्छा लड़का है। बात ये है कि हाल ये नहीं, उस गांव के लोगों ने जो उसके लिए किया था। सर ये इतना जो बात कर रहे हैं जी, इतने पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे, उन 2 कोचेस के लिए भी तो ऐलान कर रहे हैं ना, जिन्होंने बचपन में उसको परखा, तैयार किया, यहाँ तक लेके आए। वो भी तो मफलूकुल हाल है। वो उसके लिए भी करें, उस बच्चे के लिए भी करें जिसने पूरी दुनिया के कार्यों में पहली पोजीशन हासिल की पाकिस्तान के बच्चे ने, किरत में, ईरान में भी और सऊदी अरब में भी, और करके वो आया। उसको इनाम नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए इनाम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे ना मैं कहना ना जिन्हों सर वो ब्रांड्स का ना एम्बेसडर नहीं बन सकता। बेसिकली यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए ना पैसे फीड किए जाते हैं ताकि उसमें से फिर कुछ हासिल किया जा सके। अच्छा, इसमें एक मैं बात करूंगा। एक बंदा है जिसने अभी तक दे दी है, चौधरी औरंगजेब। अच्छा, उसने जमीन भी दे दी है, उसने घर के लिए रजिस्ट्री करा दिया इनका नाम फाइल। वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है जर्नलिस्ट का, उसमें लिखा हुआ है, उसने एक भाई को जो इसके पीछे लगा हुआ है, उसने कहा भाईजान ने 10 दे रहना, किन्ने पैसे देते ने तो किन्ने दे। बिल्कुल उसने दे दिया। सिर्फ अभी तक उसको ना जो पहुंची है ना, वो चौधरी औरंगजेब की तरफ से मिली है प्लाट, और साथ वहाँ पे मजे वाली बात है, वहाँ पे काम भी शुरू हो गया मकान बनने का, और अल्लाह करे बाकी भी इसको करे।
बाकियों को भी अल्लाह करे, अल्लाह करे। राना साहब एक और चीज़ आपको दिखानी है, प्रोड्यूसर साहब वो ज़रा होर्डिंग बोर्ड्स की तस्वीर ज़रा चलाइएगा जिस पे जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी जा रही है। उस जश्न आज़ादी की मुबारकबाद में जो पैगाम दिया जा रहा है, जश्न आज़ादी जो आज से 2 दिन बाद है, और उसमें पूरे अवाम को ये दिखाया जा रहा है कि हम इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी भी कर रहे हैं और आवाम का भी ख्याल रख रहे हैं और उसके साथ साथ इस मुल्क का नाम भी रोक रहे हैं। अल्लाह की कसम, मुझे आज किसी ने सवाल किया, आज कोई आया यूट्यूबर, उसने कहा जी आपसे एक व्लॉग करना है। मैंने कहा उसने कहा जी आपको इनके सबसे बड़ा कारनामा क्या लगता है? मैं कहा सुबह घर से निकलता हूँ, रोज़ाना एक नया बैनर लगता है बस। मैं क्या मतलब? मैं कहा कभी सफाई पे तस्वीर इस तरह लगी होती है, कभी किसी और चीज़ पे लगी होती है। मुझे समझ नहीं आती कि बैनर अपनी फैक्ट्री बना लेती है, बैनर का ठेका दे देता है, की कीता है, मुझे ये समझ नहीं आती। मतलब किया क्या है? पानी सड़कों में उसी तरह खड़ा होता है, फिर ये कहते हैं जनाब वो तो कनाडा में भी खड़ा। कनाडा वाले सहूलतें क्या देते हैं ये इनको नहीं पता। कनाडा में नुकसान हो तो गवर्नमेंट भरती है, ये इनको नहीं पता। यहाँ पर तो और उस दिन मैंने आपको बताया कि ओरिका सेंटर पूरा ही गया। बहुत सारी मार्केट्स थी जिसके हवाले से लोगों ने बातें की कि हमारी सारी जिंदगी की मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि वो अरशद को पैसे सारे मिल जाए और अल्लाह करे वो सियासत से पाक रहे, और सियासत से पाक रहे। अल्लाह करे आपको सियासतदान उसके बाद जाके ये ऐलान ना करा दे। वो क्या नाम है, खातून जो मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, हिना परवेज़ भट्ट, उन्होंने वो ट्वीट की हुई थी। उन्होंने कहा जी इमरान खान की मुनाफली खत्म, अब एक नया हीरो आ गया। यानी ये आप कर रहे हैं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, मेरी एक मोअज़्ज़ज़ वज़ीर ने कहा कि असल हीरो तो ये है जो केला जीता है। हाँ। जो 11-12 बंदों के साथ जीते वो कौन सा हीरो होता है? तो वो फिर हॉकी का जो सबसे पहला गोल्ड मेडल था जो 1984 में लिया गया था, फिर उसको वापस कराएं। क्रिकेट का वापस कर दें, वर्ल्ड कप इसको वापस कर दें। विजन बना था मेरे वज़ीर आज़म का, और जरा आखिरी बंदा डुबन तो बचे है ना, वो भी साड़ी विजन। एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे सियासी मंजरनामे में मज़ीद बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के जिसमें चहमगोइयाँ बहुत सी हो रही हैं और वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती चली जा रही हैं। उनके अंदर तक़वियत पहुँचाने के लिए एक तरफ का बयानिया और फिर दूसरी तरफ का बयानिया, हुकूमती वज़रा के बयानात में अपना तज़ाद, परफॉर्मेंस के हवाले से तज़ाद, मुल्की मईशत के हवाले से तज़ाद, और फिर किसका विजन जो है उस पर अमल दरामद हो सकता है। तफरीक जो है वो बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो सियासत की सतह पे हो, अवामी सतह पे हो, मईशत की सतह पे हो, इदारा जाती सतह पे हो। वहां पे रिफ्ट को खत्म करने के लिए कौन सा एक नुक्ता है जिसके ऊपर हमें मरकूज होना होगा, इसी बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ुबैर साहब, आज के दिन के बाद आप मंजरनामा क्या देखते हैं? एक तरफ शेख रशीद साहब कहते हैं कि 31 अगस्त तक ये हुकूमत खड़ी है, उसके बाद टेक्नोक्रेट्स आने वाले हैं, उनकी इस बात के अंदर किस हद तक वजन मौजूद है? मेरे लिए तो वजन है, वैसे तो जाहिर है मैं और आप तो आगे जब कुछ क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में असल में इतनी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं कि शेख रशीद हमेशा से इस किस्म के बयान देते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि ज्यादातर उनके जो बयान होते हैं वो सही साबित होते हैं। और कोई मुझे एक तो अगस्त तो चल रहा है, अभी 12 तारीख तो हो चुकी है, तो अब कैसे कोई कह सकता है कि अगले 15 दिन में टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनने की चीजें होंगी? तो मैं नहीं समझता कि उनकी बात में वजन है उस तरह से। कोई ऐसा कोई इस वक्त मतलब गवर्नमेंट के पास इतना दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ दिनों में गिरने वाली है और टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनेगी। टेक्नोक्रेट की हुकूमत बनने के लिए तो काफी माहौल डिफरेंट होना जरूरी होगा, क्योंकि वो एक उसका तो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी उसका क्या बैकग्राउंड होगा, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के हिसाब से तो कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत नहीं आ सकती है, और उसके लिए तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट किस किस्म की इजाजत देता है या नहीं देता, कोई ना कोई तो चैलेंज करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इतना आसान है टेक्नोक्रेट की हुकूमत आना। एक अगर हुकूमत चेंज होने का तो एक ही कानूनी तरीका है, और वो है कि वो पार्लियामेंट डिसॉल्व करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, या ऑपोजिशन जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए।
उसके बाद फिर एक 3 महीने का पीरियड होता है 90 दिन में इलेक्शन कराने का। उसमें आप कहें कि जी टेक्नोक्रेट होगी या जो भी होगी। जुबैर साहब, एक तो गवर्नर सिंध की तब्दीली का बड़ा शोर मचा, मुस्लिम लीग नून के कैंपों से ही खबर दी गई और अहम तरीन कैंप से खबर दी गई, तमाम टीवी चैनल पर चली भी। उसमें अचानक आज ऐलान हो गया नहीं जी ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं, कोई तब्दीली हो रही थी, प्रेशर काम दिखा गया? मुझे जाहिर है 100% तो नहीं पता कि क्या था, बट कई दफा ऐसे भी होता है कि वो फीलर देते हैं टेस्ट करने के लिए कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो वो उसी हद तक करने की कोशिश की थी। वो जो बशीर मेमन साहब का नाम आ रहा था ना, उस पर तो मुझे इख्तिलाफ भी है, उस हद तक नहीं, उनकी पर्सनैलिटी के हद तक नहीं। आपको पता है सिंध में एक बैलेंस कायम करने की जरूरत होती है बिटवीन शहरी इलाकों की रिप्रेजेंटेशन और रूरल इलाकों की। पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर होता है जिसका जाहिर है इंटीरियर सिंध से ताल्लुक होता है हमेशा से। सिंधी पॉपुलेशन, उनके सिंधी स्पीकिंग को आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट तो वैसे पूरे सिंध को ही करता है, बट प्राइमरीली वो इंटीरियर से आते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नर जो है वो उर्दू स्पीकिंग होता है हमेशा से, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जो शहरी इलाके हैं उनके जो इश्यूज हैं बिल्कुल डिफरेंट है, उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, चैलेंजेस डिफरेंट है, एजुकेशन लेवल डिफरेंट है, इनकम लेवल डिफरेंट है, सारी चीजें डिफरेंट है। तो वो बैलेंस कायम करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो खबर में सदाकत नहीं थी। अच्छा जुबैर साहब, आज की गिरफ्तारी के बाद आप आइंदा का मंजरनामा क्या देखते हैं कि हुकूमत के लिए कोई मुश्किल हो सकती है, अपोजिशन के लिए कोई मुश्किल हो सकती है, या खुद एहतसाबी का अमल मजीद बढ़ना चला जा रहा है? देखिए, एक तो चीज़ है, उसको जो ISPR की स्टेटमेंट है ना, उसको आपने जरूर पढ़ा होगा। उसमें एक तो फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से ऊपर इल्जाम लगाया गया। एक जो दूसरी बात है कि जो दूसरा हिस्सा है कि जी उनको आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने की, अब वो एक बड़ी माने खेज है, क्योंकि फैज हमीद साहब का जो एक रोल था जो सियासी हवाले से था, कि सियासी इंटरफेरेंस के हवाले से था, जाहिर है मुझे और आपको तो सब उस चीज का पता है कि जी वो एक उनका रोल था, और वो रोल में जाहिर है इमरान खान भी उसका जिक्र कर चुके हैं कि जब हमें वोट चाहिए होते थे तो असेंबली में तो एजेंसीज की वो सपोर्ट लेते थे, तो वो उस हवाले से तो वो डिसमिस हो गया, उनके ऊपर एलिगेशन है ही नहीं। अब पोस्ट रिटायरमेंट, अब मुझे तो नहीं पता कि क्या उन्होंने किया था, क्या करने की कोशिश की थी या क्या जो भी था, बट बहरहाल वो एक सिग्निफिकेंट तो है उनका जो ये पूरा जो अरेस्ट है। और वो बहुत से लोग कहते हैं और फौज भी ये कहती है कि खुद एहतसाबी का अमल वहाँ हमेशा होता रहा है, वो बिल्कुल होता रहा है, लेकिन हम और आप जब नाम सुनते थे तो शायद हमें पता भी नहीं होता था कि ये कौन साहब थे, जो भी उनका एक रैंक था रिटायरमेंट से पहले। लेकिन ये फैज हमीद साहब तो बहुत ही पॉपुलर थे, पूरा पाकिस्तान जानता था, हर हवाले से जानता था उनको, तो वो तो उसकी सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है। अब अल्टीमेटली क्या होगा, किसके लिए ये मानी खेज होगा, खुद एहतसाबी तो होनी चाहिए। जब चाहे वो आप सीनियर पोजीशन पर हों, हुकूमत में या मिलिट्री में, अगर कोई गलत चीज है तो बिल्कुल होना चाहिए, ये उनका इंटरनल मामला है, फौज का अपना तरीकेकार है, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। अच्छा जुबैर साहब, आज एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से, 3 MNA बहाल हो जाते हैं मुस्लिम लीग नून के, और इस फैसले पर कहा जाता है कि अमल होगा। तो एक फैसला जो 13 रुकनी बेंच की तरफ से आया, जिसमें 8-5 का हुआ और एक 11-2 का भी हुआ, उसमें जिक्र तहरीक इंसाफ के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि क्या दोनों पर अमल दरामद हो जाएगा? आपने 2 दिन पहले एक गुफ्तगू सुनी होगी मंसूर अली शाह साहब की भी। नहीं, देखिए, अगर वो मंसूर अली शाह साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, वो तो बनाना रिपब्लिक में और एक कंट्री जो कि आईनी तौर पर चलती है, तो उसमें तो फर्क ही खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट के फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उनके पास तो कोई तरीका नहीं है ना कोर्ट के पास कि वो उसको इम्प्लीमेंट कराए। वो तो फैसला देती है, उन्होंने तरीकेकार भी बता दिया कैसे रिजर्व सीट्स
मिलेंगी, कितने दिन में क्या कुछ रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ बता दिया। अब अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये सिर्फ ये नहीं है कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, बड़ा संगीन वो है। फिर कल को अगर एक आम शख्स जो है वो अगर कोर्ट की कहने पर जो फैसले पर अमल नहीं करता तो उसको आप कैसे ब्लेम करेंगे जब हुकूमत खुद भी करती है। लेकिन इसमें मसला है, और मसला ये है कि ये पहली दफा नहीं हो रहा। पिछले साल पंजाब के जो इलेक्शंस होने थे 90 दिन में, उसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला देने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो 90 दिन रिक्वायरमेंट आइन में लिखा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो उस वक्त बीच में पड़ी थी जब वो नहीं करवा रहे थे 90 दिन। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, नहीं करवाया, तो दे गॉट अवे विद इट। उन्होंने केपी में इलेक्शन नहीं कराया, दे गॉट अवे विद इट। तो ये 8-2 या 11-2 वाला जो भी फैसला है रिजर्व सीट्स का, वो अगर और ये तो ऐसा माहौल होगा। देखे ना, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया, उनको डिस्क्वालीफाई किया, यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई किया कोर्ट ने एज प्राइम मिनिस्टर, तो उनके पास उन्होंने उस पर अमल किया ना। ये तो नहीं था कि जी ये गलत है। मैं भी जुबैर साहब 2 दिन पहले यही बात कर रहा था कि जब वो डिस्क्वालिफिकेशन हुई थी, पार्लियामेंट तो अपनी थी ना, आप वहां पे तरमीम कर लेते, तरमीम करने के बाद डिस्क्वालिफिकेशन को रोक लेते, दूसरे दिन तरमीम कर लेते कि जी इस केस में नहीं निकाल सकते वो, और कहते कि जी रेट्रोएक्टिव अमल होगा। अगर रेट्रोएक्टिव अमल होगा वो तो फिर कानून तो फिर चल ही नहीं सकता ना, आइन की के ऊपर अमल दरामद तो चल ही नहीं सकता। जैसे ही कोई फैसला आए और वो एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हो तो वो ये कह दें कि जी हम कोर्ट असेंबली में जाके वो तरमीम कर लें और वो रेट्रोएक्टिव हो जाए। तो मतलब ये तो मज़क्का खेज बात है। फिर उसका फायदा क्या है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का फायदा क्या है? ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है, इतना बड़ा ब्लंडर है कि यहाँ से अगर पता नहीं अब क्या, जब वो वापस आएंगे सितंबर के मिड में या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट वापस आती है, और वो जो 2 पेंडिंग है, एक तो रिव्यू पिटीशन है जो हुकूमत ने फाइल की हुई है, तो उस पर वो और ये अमल दरामद के हवाले से पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि जी ये नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, तो वो मेरे तो ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त इस पर रद्द अमल करेगी, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, फायदे तो किसी को भी नहीं होगा। अच्छा जुबैर साहब, आप क्या देख रहे हैं? बड़े मियाँ साहब बिल्कुल खामोश हो गए हैं। बड़े मियाँ साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही, कोई जलसे, कोई अवामी राब्ता, सिर्फ एक तस्वीर नज़र आई है कि मरी में बाहर निकले हैं, चंद लोग उन्हें मिले हैं बस। मैं तो खैर इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं हैरान। असल में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पार्टी के सदर बन जाएंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे। वो जो उनका फैसला था, या लेटेस्ट का फैसला था कि जी उनको जो डिस्क्वालीफाई किया था कि वो पार्टी की पोजीशन भी नहीं होल्ड करते, तो वो एक सिंबॉलिक चीज़ थी कि वो दोबारा सदर बन जाएंगे, और फिर इस चीज़ पर ये जाहिर होगा कि वो विंडिकेट हो गए हैं। एक गलत फैसला जो साकिब निसार ने किया था उसके उस पर सफ़र भी किया और उसके बाद वो सदर बन गए। बट मेरा अपना ज़ाती ख्याल, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हैरान कि वो कोई एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहे। उनका इरादा भी नहीं था एक्टिव रोल प्ले करने का। अगर वो हुकूमत में होते, वजीर आज़म होते तो करते, लेकिन उनको सियासी तौर पर एक तो उनको धचका बहुत बड़ा लगा कि ये जो भी हुआ, हुकूमत में आए और इलेक्शन जिस तरह से हुए, मैं सबको ये पता है कि वो नहीं चाहते थे कि ऐसे माहौल में हुकूमत लेनी चाहिए थी, और वो हुकूमत ले ली। इकोनॉमिक चैलेंजेस इतने हैं, वो हल हो नहीं सकता, डिलीवरी हो नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि वो अप्रैल 1993 में जब उनको गुलाम इसहाक ने निकाला था एज प्राइम मिनिस्टर 58-2 भी, उस दिन से वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे, और उनका ये नहीं मतलब था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट के वो फौज के खिलाफ है, वो फौज के सियासी उसमें मुदाखलत के खिलाफ, उसको हम कहते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो वहां से और फिर सारी सेक्रीफाइसेस भी थी और सब कुछ किया, और फिर आप आगे फिर वही आपने पावर पॉलिटिक्स की। आई मीन ही हैज नो प्लेस। एक पॉलिटिशियन के लिए होता है ना कि वो इतने बड़ा लीडर जो है, मैं और आप तो किसी के पीछे खड़े हो जाए ठीक है, लेकिन मियां नवाज शरीफ इमरान खान के पीछे खड़े, वो अगर वो नारा लगाएंगे एंटी एस्टैब्लिशमेंट का, तो इमरान खान
के पास लीड है, तो ये तो उनकी बी टीम लगेंगे। और दूसरा जो उनके भाई साहब जो जाहिर है पावर पॉलिटिक्स के लिए उनको जो भी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं उसमें उनके पास चुप ही रहना ज्यादा अच्छा है। बवजह मजबूरी या मसलहतन या मंतक की बुनियाद के ऊपर वो इस वक्त खामोश ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा विदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कानूनी मंजरनामा जिसमें बेशुमार मसाइल भी हैं, जिसमें बेशुमार सवालात भी हैं, जिसमें मुस्तकबिल का इंदिया भी है, जिसमें माजी के हवाले भी हैं, जिसमें हाल में हालत ज़ार भी है, और इसकी बेहतरी के इम्कान कहाँ से रोशन हो सकते हैं, वो उनसर कौन सा पैदा हो सकता है। कानूनी मंजरनामे बिलखुसूस बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, एक फ़ैसला जो आज के दिन आया जिसके ऊपर अगर कल की तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तो ये फैसला और मखसूस नशिस्तों का फैसला ये किस हद तक आपसी आर्टिकल के तनाजुर में किस हद तक ये मुख्तलिफ है, और अगर इसके ऊपर मिन्नुअन अमल कर लिया जाता है और उसके ऊपर आधा किया गया और आधे को छोड़ दिया गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब बहुत शुक्रिया। ये जो सारा मामला चला है यासिर साहब, ये इसको कहानी कहूँ, इसको ड्रामा कहूँ, इसको अफसाना कहूँ, इसको शाखसाना कहूँ, ये एक अजीब सा माजरा चला। मैं थोड़ा तारीख में जाना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे जाऊँगा जहाँ से ये सारे मामला शुरू हुए। आपको याद होगा कि 2024 के जो इलेक्शन हुए उससे पहले यही इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था कि 14 मई 2023 को होने थे, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट को एग्जेक्टिव ने, उस वक्त की हुकूमत ने उठा के परे फेंक दिया। उस वक्त आइन की धज्जियां बखेर दी गई, उस वक्त आइन को पामाल कर दिया गया, उस वक्त आला अदलिया के जजेस को रुस्वा कर दिया गया और मनोवन ये कहा गया और बड़ी ही दीदा दलेरी के साथ और डटाई के साथ कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। फिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरी कौम ने भी देखा कि आइन के अंदर लिखा हुआ था, वो आइन जो मुतफिका आइन है 1973 का, जिसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि कोई भी अबूरी हुकूमत 90 दिन से ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन फिर आपने यहाँ पे अबूरी हुकूमतें साल साल की होते हुए भी देखी। तो आइन की पामाली जब ये शुरू हुई और उसके बाद फिर आपने देखा, फिर जब आगे आ जाते हैं उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने रात को 12 बजे जो है वो बल्ले के निशान के हवाले से भी चीज़ें देखी, निशान ले लिया गया। उसके बाद उसी सुप्रीम कोर्ट को हमने इलेक्शन करवाते हुए भी देखा, जो हर चीज़ को जानती थी कि एक पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है, एक पार्टी के साथ बिल्कुल जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है, उसके प्रपोजर सेकेंडर को उठाया जा रहा है, उसके लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, उसके कैंडिडेट्स को कैंपेन करने नहीं दी जा रही। लेकिन वो पार्टी इलेक्शन के अंदर गई, पार्टी इलेक्शन के अंदर गई, किसी के पास भेंगर निशान, किसी के पास जूता निशान, किसी के पास बैरिस्टर साहब ये सारी चीजें वो हैं जो फिर देखिए बैरिस्टर साहब ये सारी चीजें वो हैं जो पता है आवाम जानना ये चाहती है कि आज का जो फैसला है, एक तो इसमें ये बता दें कि इसमें कितने फीसद चांस है नज़रसानी के, और क्या नज़रसानी ये तीनों जजेस सुनेंगे, और दूसरा जो आप इससे पहले एक फैसला हुआ जो यासिर साहब ने कहा है उस फैसले पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ, अगर इस पे हो जाता है तो ये किसका फायदा और किसका नुकसान? मैं राणा साहब उसी तरफ ही आ रहा था, लेकिन थोड़ा इसको जो है इसके बैकग्राउंड में जाना बड़ा जरूरी था। अब आते हैं फैसले की जानिब। वो जो फैसला पिछले कुछ दिन पहले आया जिसके ऊपर ये कहा गया कि आइन को रीराइट किया जा रहा है, जिसके ऊपर ये कहा गया कि अदलिया ने अपने डोमेन से एक्सीड किया और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हुकूमत अब अदलिया को ये बताएगी कि आइन क्या था और उनको दोबारा याद दहानी कराएगी कि आइन ये था, और उसी के ऊपर बदनिश्ती के साथ जब वो कानून के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तब्दीली लेकर आए, उसके अंदर अमेंडमेंट लेकर आए, तो उसके पीछे मंतक क्या थी? मंतक ये थी कि पार्लियामान जो है वो बाख्तियार है, पार्लियामान बालादस्त है। लेकिन आज वो जो पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से बहुत बड़े बड़े दबंग नारे मार रहे थे, आज खामोश हैं, क्योंकि आज उसी फैसले के अंदर, आज जो फैसला आया जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की सीट्स दी गई, उसके अंदर कानून बड़ा क्लियर है।
आपका इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 95 और सेक्शन 139, सेक्शन 95 आपका कैटेगोरिकली इस बात को कहता है कि यहां पे जो मामलात होंगे, और 139 वो ये कहता है कि इलेक्शन can never be challenged before any forum except by way of filing an election petition before the election tribunal. अब एक तरफ स्टे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ट्राइब्यूनल का रोल एज्यूम कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ये बात बार बार बावर करा रहा है कि ये जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके पास पूरा ये इख्तियार था जो उनको इस्तेमाल करना चाहिए था, जहां पे वोटिंग की सेक्शन 95 जो कहता है 5% के मार्जिन से कम होगी लीड, तो आपको जो है वहां पे रिकाउंट मिलेगा। अच्छा, बैरिस्टर साहब आपने यहाँ जो बात की है तो मलिक को मिला जिसका 104 वोट का फर्क था, इसमें सुप्रीम कोर्ट को रोल ये अदा करना चाहिए था, मिला जिसके 104 वोट का फर्क था, मुझे मिला। ट्रिब्यूनल को डायरेक्शन दे देते कि इस डायरेक्शन में आप फैसला करें, और बिलाखिर फैसला ट्रिब्यूनल नहीं करना होता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती थी। सर अगर कानून को फॉलो करना है तो कानून का सेक्शन 139 बड़ा क्लियर है, वो ये कहते हैं किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे ही ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन होगा उसके साथ ही किसी और कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री, कि वो इसके अंदर कॉग्निजेंस ले और मामले को देखे। लेकिन ये कर क्या रहे हैं, अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राउंड अबाउट कुछ 100 केसेस पेंडिंग है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बन के स्टे लेकर बैठा हुआ है, और स्टे लेने के बाद वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स काम नहीं कर रहे। हक तो ये बनता था, कानून की मंशा और मंतक ये थी कि इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां कब खत्म हो रही हैं? मैं इस कब तक ये फैसले बाकी मुतवक्का होंगे? सर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, और मैं सर इस बात पे हैरान हूं कि देखें सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, ये केसेस जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से सुनने थे वो खुद सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों के दिनों के अंदर सुन के रिलीफ दी जा रही है। और यही रिलीफ मतलब बहुत सारे लोगों ने मांगा था, जिसके अंदर मेरे पास एक मिसाल बैरिस्टर तैमूर मलिक की मुल्तान इलेक्शन की है, जिसके अंदर यूसुफ रजा गिलानी सिर्फ 104 वोटों से सर वो जीते थे, और तैमूर मलिक बेचारा सारी रात बैठ के रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपनी एप्लीकेशंस पे एप्लीकेशंस दे रहे कि मेरे उसके ऊपर रिकाउंट करें। सर वो 1.5 लाख के करीब वोट लेकर बैठा था, लेकिन उसको रिकाउंट का हक नहीं दिया गया। आज इलेक्शन ट्राइब्यूनल, आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को ये चाहिए था, दे वर अंडर एन ऑब्लिगेशन to basically to recount votes if an application was submitted to them। अब वो तो मेरा टाइम तो गुजर गया, तैमूर मलिक का टाइम गुजर गया, लोगों को मेहरबानी कुरैशी का टाइम गुजर गया, तो वो लोग कहां पे जाएं? बैरिस्टर आदिल कालू का टाइम गुजर गया, नारोवाल से थे, इन लोगों की बड़ी छोटी मार्जिन थी। और आज जो हुआ है सर, आप वो जो फराज नून वाले हल्के को अगर देखें जिसके अंदर ये रिकाउंट हुआ, उसके अंदर पहले 7000 वोट जो है वो रिजेक्टेड था, आज वो 7000 की जगह 13000 और ऐड कर दिया गया कि ये 20000 वोट रिजेक्टेड है, डबल स्टैंप हुआ। यही हमारा केस है सर कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टी बना हुआ है, ही हैज बिकम पार्टी इन दीज होल प्रोसीडिंग्स। तो इनको इस मामले के अंदर और जो बानी पीटीआई है वो बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस बराए मेहरबानी काजी फायज इज़्ज़त साहब। बैरिस्टर साहब एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फैसलों के ऊपर तो अमल दरामद करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो बैलेंस को खराब करेंगे। दूसरी तरफ राना सना साहब का ये कहना है कि पार्लियामेंट कानून साजी करती है और जो करे वही मानना पड़ता है, जजेस का काम तकारीर करना नहीं है। अब क्या उस कानून साजी के ऊपर अदलिया बैकफुट पे जाएगी या अदलिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएगी? सर मेरा ये ख्याल है अदलिया उसी तरफ जाएगी जिस तरफ आईने पाकिस्तान जो मुतफ़िका आइन है सन 1973 का वो उसको गाइड करेगा। और मेरा अभी तक ये ख्याल है कि अदलिया और स्पेशली हमारे जो हैं प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो इस बात में बड़े क्लियर है, उनकी जजमेंट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। आप इन जजेस को उठाकर देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह कहा, उन्होंने कोई अपने पास से अल्फाज नहीं कहे कि इसके ऊपर अमल दरामद होना है। ये आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 189 के अंदर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला
हर इदारा उसको उसकी पाबंदी करने का उसके ऊपर लाजिम है, इंक्लूडिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी के इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी वो बिल्कुल उसी तरह ही लाजिम है और उसके ऊपर अमल होना है। यानी वो आइन के आर्टिकल 189 के तहत उसके ऊपर अमल दरामद बेहद जरूरी है और उसे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद वाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।